हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था कि अवकलन का बेसिक क्या होता है, उसको कल हम लोग देखे थे पिछली क्लास में। आज हम लोग देखते हैं अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक, अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ। इसके पहले हम लोग देखते हैं अवकल गुणांक क्या होता है। ठीक, तो अवकल गुणांक होता है किसी फलन का मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो जो मान प्राप्त होता है उसी को अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक, किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे अवकल गुणांक कहते हैं। जैसे बता रहा हूं, हम लोग को दिया है x स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक, तो अब x स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो कितना होता है जी, d अपान dx। यहां पर रहेगा x का स्क्वायर, जिसका अवकलन कितना होता है 2 इंटू x का घात 2 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2x का घात 1 हो जाएगा 2x। तो x स्क्वायर का मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या प्राप्त हुआ जी, 2x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। ठीक, 2x यहाँ पर क्या है, अवकल गुणांक। अभी बताया था किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। अब देखते हैं अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक, अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ है। ठीक, तो पहले हम लोगों को अवकल गुणांक देखना होगा। तो अवकल गुणांक के लिए कोई x का फलन होना चाहिए। ठीक, मैं लेता हूं यहां पर है y इक्वल f ऑफ x, y इक्वल है f ऑफ x। ठीक, इसके लिए हम आपका x स्क्वायर हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, 2x हो सकता है, कोई भी x का फलन यहां पर हो सकता है। हम लोग लेते हैं y बराबर f ऑफ x। अब इसका मैं x y समतल में इसमें मैं क्या देखता हूँ, वक्र देखता हूँ, इसका वक्र कैसे बनता है। ठीक, तो जैसे y इक्वल x होता है, इसका वक्र कैसे बनता है, पहले ले लेते हैं x y का। ठीक, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और ये होता है मूल बिंदु 0। ठीक, तो y बराबर x का ग्राफ कैसे बनता है जी, ऐसे मूल बिंदु से होते हुए आपको जाता है। ठीक, ये y बराबर किसका होता है, x का होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जैसे इसका तो हो गया। अब देखते हैं y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। x y समतल में। ठीक, x y समतल है, पहले देखिए y बराबर x का तो मूल बिंदु से होकर होते हुए जा रहा था। ठीक, अब देखते हैं y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ x y समतल में कैसे बनता है। ठीक, ये तो परवलय का समीकरण है। ठीक, तो इसका ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है, जो मूल बिंदु से होते हुए जाता है, ऐसे ग्राफ बनता है। ये है y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक, अब देख लेते हैं y बराबर sin x का ग्राफ कैसे बनता है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश। ये मूल बिंदु होता है 0। ठीक, तो साइन का कैसे बनता है जी, साइन का आपका बनता है ऐसे, ये होता है आपका पाई बाई 2, और ये होता है आपका, ये साइन का ग्राफ आपका बनता है ऐसे। ठीक, यहाँ पर मान को हम लोग प्रदर्शित अभी नहीं करते हैं। ठीक, 0 से चालू होता है। ठीक, ये होता है आपका पाई होता है, और ये होता है आपका 2 पाई।
यहाँ पे उच्चतम मान होता है ये होता है आपका π/2 और यहाँ पर होता है वो होता है आपका 3π/2। ये किसका होता है जी? sin x का होता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी x का फलन दिया होता तो उसका आसानी से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। और ग्राफ कैसा बनता है आप लोग जानते हो, x की जगह में ऐसा कौन सा मान रखते जाओ जिससे y का मान मिलता जाए, ठीक। तो x की जगह में से जैसे 0 रखूंगा तो y का मान 0 मिलेगा, यहाँ पर x की जगह हम 1 रखूंगा तो y का मान 1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 2 मिलेगा, 3 रखूंगा 3 मिलेगा, फिर उस बिंदु को मिलाते जाते हैं, ठीक। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है, एक समतल फलन का ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को पता नहीं कि f ऑफ x की जगह x रहेगा कि x का स्क्वायर रहेगा sin x रहेगा, पता नहीं, कितना है खाली f ऑफ x, ठीक। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। और यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं y बराबर f ऑफ x, तो x से यहाँ पर क्या होता है जी, स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है? स्वतंत्र चर। अरे y क्या होता है आपका? परतंत्र चर। x से क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है और y क्या होता है? परतंत्र चर होता है। मतलब y जो है x पर क्या होता है? निर्भर होता है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परतंत्र चर बोलते हैं। और जो x होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग स्वतंत्र चर बोलते हैं। जैसे देखते हैं y बराबर आपका x होता है तो मैं x की जगह में 1 रखूंगा, ठीक। तो y का मान कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। x की जगह मैं 2 रखूंगा, यहाँ पर जी x की जगह में मैं 2 रखूंगा तो y का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब जो y है वो x पर क्या है? आपका निर्भर है। यहाँ पर जो भी मान मैं रखते जाऊंगा तो y का मान निकलते जाएगा। मतलब कहने का मतलब y x पर क्या है? निर्भर है। तो जो निर्भर होता है उसको हम लोग परतंत्र चर बोलते हैं और जो निर्भर नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर, ठीक। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो अभी बताया जैसे y बराबर x होता है तो उसका मूल बिंदु से होते हुए ग्राफ जाता है, ठीक। y बराबर x स्क्वायर होता है तो उसका परवलय वाला ग्राफ बनता है y अक्ष पर, ठीक। sin x होता है तो उसका ऐसे ग्राफ बनता है पाई और 2 पाई पर, ठीक। अब यहाँ पर जैसे होता है तो उसका ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो खाई f ऑफ x है। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका x y, x हो गया, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया आपका y डैश। ये मूल बिंदु होता है जी, दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निशान होता है 0। अब इसका तुम लोग को ग्राफ पता नहीं है तो मान लेते हैं इसका ग्राफ कैसे है जी, ऐसे है आपका, ठीक। ये किसका ग्राफ है? y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक। ये किसका ग्राफ है? y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ बिंदु ले लेते हैं। तो हम लोग जैसे x y तल बनाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ये 0 होता है, इधर जाते देख सक मान बढ़ते जाता है, ठीक। 10वीं पढ़े हैं, इधर जाते देख सक मान बढ़ते जाता है। जैसे 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4 ऐसे मान बढ़ते जाता है। y से पढ़ जाते हैं तब इसका मान बढ़ते जाता है, 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। और इधर जाते हैं तो मान घटते जाता है, -1, -2, -3। इधर भी जाते हैं मान क्या होता है? घटते जाता है, -1, -2, -3, ठीक। सपोज हम लोग लेते हैं इधर x अक्ष पर, देखें x का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो मान लो यहाँ पर कितना है? x का मान x है, ठीक। तो अब शीट पर देखते हैं, जैसे बिंदु मिलाते हैं। जैसे मेरे को एक एक प्लेन है तो ऐसे मैं एक की शीट में जाता हूँ, इधर एक की शीट में जाता हूँ, ऐसे मिलाता हूँ मैं। तो हाँ ये बिंदु है, इसका निशान हो गया 1 1। पहले किसको लिखते हैं? x सब लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं? y को। जैसे मेरे को 3 2 लेना है तो ऐसे मैं पहले 3 के नजदीक जाऊंगा, फिर 2 के, ऐसे शीट में लेते हैं। इस बिंदु पर देखते हैं इसका मान होता है 3 2, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है आपका? f ऑफ x। तो x अक्ष पर हम लोग जो मान लेते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं तो y का मान मिलता है। अभी बताया था x अक्ष जगह कुछ मान रखोगे तो y का मान मिलता जाता है। यहाँ पर मैं कौन सा बिंदु लिया हूँ? x। तो x की जगह मैं x रखूंगा तो y का मान कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा, ठीक। तो मान लो y का मान कितना है आपका? यहाँ पर है f ऑफ x, ये y का मान है आपका, ठीक। तो इन दोनों का सीध वाला बिंदु देखूंगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। ये हो जाएगा आपका x और हो जाएगा f ऑफ x, ठीक। पहले x हम लिखते हैं, फिर y के मान को लिखते हैं। अब इधर जाऊंगा x अक्ष पर तो x का मान तो बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर जाऊंगा तो x का मान क्या होगा जी? बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा पता है क्या? नहीं है, ठीक। तो माना यहाँ से यहाँ तक गया तो x का मान कितना बढ़ गया? h वृद्धि हो गया, ठीक। तो यहाँ पर उसका मान कितना हो जाएगा? x प्लस h हो जाएगा, ठीक। वृद्धि को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, h है, तो x में h जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस h। ठीक, अब यहाँ पर फिर x के मान को रखूंगा जी x के जगह में, तो y का मान कितना मिलेगा, f ऑफ x प्लस h मिलेगा ना भाई। ठीक, तो मान लो इसके सीध में जाऊंगा तो यहाँ पर है, ठीक, इसके सीध में ऐसे जाऊंगा, ठीक, तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा x की जगह कितना रख रहा हूँ मैं, x प्लस h, ये हो जाएगा x प्लस h, ये y का मान है। और ये वाला आपका किसका मान है, ठीक, x का मान है। यहाँ पर मैं x रखा तो y का मान f ऑफ x ही मिला। ठीक, अब यहाँ पर गया तो x का मान बढ़ा, कितना बढ़ा जी, x प्लस h, तो यहाँ पर मैं x प्लस h रखूंगा तो y का मान कितना मिलेगा जी, f ऑफ x प्लस h मिलेगा। तो ये हो गया y का मान को इधर लिखते हैं, x का मान को इधर लिखते हैं। ये आपका हो गया दो बिंदु। ठीक, इस बिंदु को नाम दे देते हैं P और इस बिंदु को नाम दे देते हैं Q, और इसका निर्देशांक कितना होगा जी, पहले किसको लिखते हैं, x वाले को लिखते हैं, यहाँ पर है x प्लस h। ठीक, दूसरा कितना है y का मान, f ऑफ x प्लस h, ये y का मान हो गया। ठीक, समझ में आया। पहले हम लोग x निर्देशांक को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, y निर्देशांक को। यहाँ पर ही पहले x निर्देशांक को लिखा, फिर किसको लिखा हूँ, y निर्देशांक को। ये दो बिंदु हो गया। ठीक, अब इस बिंदु को मैं मिला देता हूँ, तो दो बिंदु को मिलाने पर क्या होता है, रेखा का निर्माण होता है। ठीक, इस दो बिंदु को मैं मिला देता हूँ, तो दो बिंदु मिलेगा तो ऐसे मिलेगा आपका दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु मिल गया। ठीक, तो दोनों बिंदु को मिलाने पर रेखा किसका निर्माण हुआ, रेखा पी क्यू का क्या हुआ, निर्माण हुआ। दो बिंदु को मिलाने पर रेखा क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो दोनों बिंदु को मिला दिया तो इस रेखा क्या हो गया, निर्माण हो गया। पी क्यू क्या है, यहाँ पर रेखा है, इन दोनों बिंदु पी क्यू को मिलाकर रेखा पी क्यू का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक, अब ये कैसे रेखा है जी, पी क्यू क्या है जी, कैसे रेखा है, हम लोग जानते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा है, होता है, छेदक रेखा होता है, या स्पर्श रेखा होता है। तो देखो ये जो है इस वक्र को y बराबर f ऑफ x के वक्र को इस दो बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो एक वृत्त है, ये क्या है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, ठीक, अब एक रेखा लेता हूं, एक रेखा इस वृत्त से होते क्या हो रहा है, गुजर रहा है, एक क्या है, रेखा है। अब देखते हैं ये रेखा जो है इस वृत्त को दो बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इन दो बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी जी, प्रतिच्छेदी रेखा, या इसी को बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। ठीक, ये हो गया। ये रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। अब एक और रेखा लेता हूँ जो इस बिंदु को एक बिंदु पर काटता हुआ क्या करेगा, निकालेगा, बस इस बिंदु पर। ठीक, ये भी क्या है, एक रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। एक बिंदु पर करते उसको स्पर्श बोलते हैं, और दो बिंदुओं पर होते जाते उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ये कौन सी रेखा होगा जी, स्पर्श रेखा, जो वृत्त को एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो कौन सी रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। अब मैं एक और रेखा बोल लेता हूँ जो वृत्त को ना तो स्पर्श करता है, नहीं क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसके ऊपर ही निकल रहा है। ठीक, ये कौन सी रेखा हो जाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा, जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये हो गया आपका अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आया। अब यहाँ पर देते हैं ये कौन सी रेखा है जी, ये इस वक्र को दो बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है, इसलिए कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। ठीक, कौन सी रेखा है, छेदक रेखा, जो इस वक्र को दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर। जैसे अभी बताया हूं, दो बिंदुओं पर काटते उसको छेदक रेखा बोलते हैं। मतलब यहां से स्पष्ट पता चलता है कि पी क्यू क्या है, एक छेदक रेखा है। इतना समझ में आया। ठीक, अब देखते हैं यहां पर y बराबर क्या है, f ऑफ x है, y बराबर f ऑफ x का वक्र चित्र में प्रदर्शित है। यहां पर चित्र है, चित्र में क्या है, इसका वक्र प्रदर्शित है। ठीक, बिंदु P, कितना है बिंदु P जी, यहां पर दिया है x और f ऑफ x, वक्र पर स्थित बिंदु है, वक्र पर स्थित बिंदु है, तथा वक्र पर स्थित एक
अन्य बिंदु कितना है जी, ये तो P हो गया, लेकिन वक्र पर स्थित एक अन्य बिंदु कितना है, Q है। ठीक, कितना है, Q, और इसका निर्देशांक कितना दिया है जी, x प्लस h, और दिया है f ऑफ x प्लस h, ये है। ठीक, y बराबर f ऑफ x को वक्र चित्र में प्रदर्शित है यहाँ पर। ठीक, बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया है x, f ऑफ x वक्र पर स्थित एक क्या है, बिंदु है, तथा वक्र पर स्थित एक अन्य बिंदु कितना है जी, Q है। दोनों बिंदु एक P है, क्या है, Q है। ठीक, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सा जी, PQ है। और PQ कैसी रेखा है, PQ छेदक रेखा है, जो वक्र को दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आया, PQ क्या है, छेदक रेखा है। ठीक, अब इसके हम लोग देख लेते हैं प्रवणता। ठीक, जैसे दो बिंदु रहता है, 10वीं पढ़े प्रवणता ढाल। ठीक, तो देखो कोई रेखा का हम लोग जैसे प्रवणता निकालते हैं। ठीक, जैसे यहां पर मान लो एक बिंदु P है। ठीक, इसका निर्देशांक दिया है x1 y1, और एक बिंदु क्या है, Q है, इसका निर्देशांक दिया है x2 और दिया है y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूं, ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करना है, प्रवणता निकालना है, ढाल निकालना है कि इसकी प्रवणता कितनी है। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं जी, ठीक, तो किसी रेखा की प्रवणता उसके y निर्देशांकों के अंतर और x निर्देशांकों के अंतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे मैं PQ का प्रवणता निकालूंगा तो PQ की प्रवणता कितना होगा, PQ की प्रवणता जी, क्या बोला हूं, किसी रेखा की प्रवणता, यहाँ पर रेखा कितना है, PQ है। ठीक, तो रेखा PQ की प्रवणता उसके y निर्देशांकों के अंतर, मतलब y निर्देशांक क्या लूंगा, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक, तो यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1, यहाँ पर y1 y2 क्या y निर्देशांक है, तो y निर्देशांकों के अंतर और x निर्देशांकों के अंतर, तो x निर्देशांक कितना है जी, x1 x2 है, तो x निर्देशांकों का अंतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, किसी रेखा की प्रवणता उसके y निर्देशांकों के अंतर और x निर्देशांकों के अंतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या निकालते हैं, प्रवणता निकालने का सूत्र होता है। किसी रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो उसके y निर्देशांकों के अंतर और x निर्देशांकों के अंतर के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस रेखा की प्रवणता बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग किसकी प्रवणता निकालेंगे जी, रेखा PQ की क्या निकालूंगा मैं, प्रवणता निकालूंगा। तो यहाँ पर ये x निर्देशांक है, y निर्देशांक है, ये भी x निर्देशांक है, ये भी क्या है, y निर्देशांक है। तो मैं PQ की प्रवणता निकालूंगा, तो इसके लिए पहले क्या देखेंगे, इसका y निर्देशांक का अंतर और x निर्देशांक के अंतर का अनुपात में वही उस रेखा क्या कहलाएगा, प्रवणता कहलाएगा। जैसे निकालते हैं, रेखा PQ की प्रवणता, रेखा की PQ की प्रवणता इक्वल कितना हो जाएगा जी, y2 माइनस y1। तो y2 की जगह कितना है, यही y2 का मान है ना, ये x1 का मान है, y1 का मान है, ये x2 का मान है, किसका मान है, y2 का मान है। ठीक, तो y2 मतलब कितना है, y2 का मान जी, f ऑफ x प्लस h माइनस y1 होता है, अभी सूत्र बताया था, तो y1 का मान कितना है, f ऑफ x, उसके y निर्देशांक का अंतर हो गया, ये y2 है, ये कितना है, y1 है, और x निर्देशांकों का अंतर लूंगा तो x2 का मान है कितना है, x प्लस h। ठीक, माइनस कितना है आपको, x1 की जगह में x, इसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। ठीक, ये y निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर, यहाँ पर कुछ कटेगा नीचे में जी, ये माइनस x प्लस x क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, तो कितना मिलेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान में बच गया h। ठीक, ये इतना हो गया, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान हो गया h। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, अब मैं ऊपर को थोड़ा क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ क्योंकि नीचे में जगह नहीं है।
ठीक, इतना समझ में एक बार देख लीजिए, शुरू से लिखा हूं। ठीक, यहाँ पर आया है रेखा पी क्यू की प्रवणता एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान में आया है एच। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, एच है। एक समय मैं एच को जोड़ूंगा तो यहां पर कितना मिला है, एक्स प्लस एच। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसे 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 क्यू पी के नजदीक, पी के पास या बोलते हैं नजदीक आएगा, जैसे जैसे क्यू पी के नजदीक आएगा वैसे 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 एच का मान कम होते जाएगा। ठीक, देखो कैसे एच का मान कम होते जाएगा बता रहा हूं। ये जैसे जैसे क्यू पी के नजदीक आएगा, ठीक, मतलब ये दूरी कम होते जाएगा। ठीक, जैसे जैसे क्यू पी के नजदीक होते जाएगा वैसे इस दूरी भी क्या होगा, कम होगा, जैसे बता रहा हूं। ये आपका x, ये x रेस है, ये है y और ये हो गया आपका y रेस। ये मूल बिंदु q है। रेखा आपको कैसे है, यहाँ पर p है, यहाँ पर क्या है, q है। ये है आपका x और ये है x प्लस h। इन दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है आपका, h है। ठीक, अब देखते हैं जैसे जैसे q p के नजदीक आते जाएगा, मान लो q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ठीक, तो जो h की दूरी यहाँ से यहाँ तक है वो, अब यहाँ से यहाँ तक को हम लोग h लिए हैं, तो दूरी अब बिंदु यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बनेगा ना भाई, तो जो ये दूरी है तो बच जाएगा आपका, मतलब यहाँ तक तो यहाँ पर आएगा तो h का मान छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, मतलब h यहाँ तक तो यहाँ तक हो जाएगा, मतलब ये बीच की दूरी क्या होगा, कम होगा। यही बीच की दूरी का मान कितना है, h है, मतलब h का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लो ये बिंदु आपका q यहाँ पर आ गया, इधर आप काटे जाएगा। ठीक, ये बीच की दूरी का मान कितना है, h है, तो अब यहाँ पर आएगा तो आपका जैसे मान लो यहाँ पर आया तो यहाँ पर ऐसे बनेगा x प्लस h, तो h का मान तो आपका कम हो जाएगा, होगा ना, ये दूरी है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पर तो लिखा हूँ जैसे जैसे q p के नजदीक आते जाएगा, q जो है p के नजदीक आते जाएगा तो यहाँ पर जो दूरी वो कम होते जाएगा, दूरी कम होते जाएगा क्या होगा, h का मान भी कम होते जाएगा। ठीक, जैसे जैसे q p के नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे h का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यदि q, ठीक, q टेंड्स टू p, मतलब q p पर आ जाएगा, q जो है ये किसी तरह से आएगा, जब q p पर आ जाएगा तब h का मान कितना हो जाएगा जी, देखो जब q जो है p पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, तो जो h का मान है तब इतना दूरी नहीं होगा, ये तो यहीं पर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा तब h का मान कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, अब जब q जो है p पर आ जाएगा तो दूरी नहीं रहेगा, मतलब h का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु जो है यहीं पर आ जाएगा, q वहां पर आएगा तो बिंदु भी यहीं पर आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, तो h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो समझते हैं, अब q भी यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हूं यदि q p पर आ जाएगा तब h 0 हो जाएगा, अब q आपका यहीं पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं रेखा खींचूंगा, यहाँ से क्या खींच देता हूँ जी, रेखा खींच देता हूँ, तो आपका ऐसे जाएगा। ठीक, और ये कौन सी रेखा है, ठीक, अभी तो एक ही बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु से स्पर्श होते जा रहा है, ये कौन सी रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा होगा जी, स्पर्श रेखा। अब जब q p पर ही आ जाएगा तो एक ही बिंदु मिलेगा, अब एक बिंदु से होते हुए कोई रेखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, अभी बताया था। ठीक, ये कौन सी रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा। ठीक, अब यहीं को लिखता हूं यहाँ पर, अब रेखा पी क्यू है, अब जब क्यू पी पर आ जाएगा तो पी क्यू कुछ नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा जी, पी पर स्पर्श रेखा बने, क्योंकि एक ही बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा पी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता,
P पर स्पर्श रेखा की प्लॉट। यहाँ पर क्या था, रेखा PQ की प्रवणता था, क्योंकि वहां पर दो बिंदु था, और जब Q P पर आ जाएगा तो एक ही बिंदु मिलेगा, और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब Q P पर आ जाएगा तब हम लोग क्या मिल जाएगा, स्पर्श रेखा। ठीक, तो यहाँ पर रेखा PQ की प्रवणता, क्योंकि दो बिंदु था, अब यहाँ पर एक ही बिंदु, बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, प्रवणता। ठीक, इक्वल हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा जी। लेकिन एक ये बिंदु यहाँ पर कैसे आया, जब h इक्वल क्या था, 0 था, h का मान क्या हुआ, 0, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ, यहाँ पर दिया है भाई x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान में हो गया h। जो यहाँ पर देखे हैं वो दो बिंदु की प्रवणता है, रेखा PQ की प्रवणता है। अब जब Q P पर हो जाएगा मतलब एक ही बिंदु मिलेगा, और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की स्पर्श रेखा बोलते हैं, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगा। लेकिन ये कब होगा जी, जब Q P पर आएगा, मतलब h का मान क्या होगा, 0 होगा, इसलिए यहाँ पर लिमिट h इक्वल 0 लिखा हूं, तब ये P पर स्पर्श रेखा प्राप्त हुआ, और ये नहीं लिखूंगा मतलब इतना ही रहेगा। ठीक, लेकिन जैसे जैसे Q P पर आ जाएगा, P पर आएगा, तब h का मान 0 होगा, और h का मान 0 होगा मतलब यहाँ पर कौन सी रेखा मिलेगा, हम लोग को स्पर्श रेखा मिलेगा। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब मैं लिमिट h टेंड टू 0 लिखूंगा, मतलब h का मान 0 मिलेगा, तब हम लोग को स्पर्श रेखा प्राप्त होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखते हैं एक इसका मान होता है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h, एक इसका मान होता है जी। ठीक, dy अपॉन dx का मान होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब अवकलन का हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, तो dy अपॉन dx इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान होता है h। तो एक इसका मान होता है आपका dy अपॉन dx। ठीक, पिछले वीडियो में पढ़ाया था dy अपॉन dx इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। ठीक, तो यहाँ पर जितना ही प्राप्त होता है किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx, तो यहाँ पर हो गया dy अपॉन dx। ठीक, समझ में, क्योंकि इसका मान कितना होता है यहाँ पर, ये होता है अवकलन की परिभाषा से। ठीक, dy अपॉन dx एक किसके बराबर है जी, बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना होता है, dy अपॉन dx। ठीक, यही इस अवकल गुणांक का क्या है, ज्यामितीय अर्थ है। ठीक, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना होता है, dy अपॉन dx होता है। ठीक, तो अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है जी, देखते हैं। ठीक, y बराबर फंक्शन f ऑफ x के वक्र के किसी बिंदु पर, ठीक, ये y बराबर f ऑफ x का वक्र है। ठीक, तो फलन f ऑफ x के वक्र के किसी बिंदु P पर, ठीक, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस फलन के अवकल गुणांक के क्या होता है जी, बराबर होता है। ये फलन का अवकल गुणांक है, मैं अभी बताया था अवकल गुणांक क्या होता है, कोई फलन का मैं एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, तो जो मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग अवकल गुणांक बोलते हैं। ठीक, तो अवकल गुणांक किसके बराबर है जी, उस फलन के बिंदु P से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, बराबर होता है। एक बार और देख लेते हैं, किसी फलन का अवकल गुणांक उस फलन के वक्र के बिंदु P पर बनने वाली स्पर्श रेखा के प्रवणता के क्या होता है, बराबर होता है। देख लीजिए, ठीक, बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उसके अवकल गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां पर होता है जी, हम लोग बारहवीं में पढ़ते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट, यहीं पर इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक, dy अपॉन dx लेते हैं। ठीक, तो कहां पर इसका उपयोग होता है, अवकल गुणांक का। ठीक, उच्चिष्ट या निम्निष्ट में, क्लास 12वीं में हम लोग पढ़ते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट। ठीक, वहीं पर इसके क्या होता है, उपयोग होता है। यही सब क्या है जी, अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक, x का घात n उसका अवकल गुणांक कितना होता है, ये पहले देख लेते हैं। ये तो समझ में आया होगा आपको वीडियो। ठीक, अब आप लोग देखते हैं x का घात n, x का एक फलन है ना, तो उसका अवकल गुणांक कितना होता है जी, सभी तो सूत्र जानते हो। ठीक, ये हो गया x का घात n,
इसका मैं एक साथ सापेक्ष अवकलन करता हूं तो d अपॉन dx होता है, ठीक, एक साथ घात n का एक साथ सापेक्ष अवकलन। इसका अवकलन कितना मिलता है जी, n इंटू एक साथ घात n माइनस 1 यही मिलता है, ठीक, यही सूत्र पढ़ते हैं, ठीक। एक साथ घात n का अवकलन कितना होता है, n इंटू एक साथ घात n माइनस 1 इतना तो होता है। लेकिन ये कहां से आता है, एक साथ घात n का अवकलन इतना कैसे होता है, ये हम लोग देखते हैं। मतलब एक साथ घात n का अवकलन खुद उत्पत्ति देखते हैं कि एक साथ घात n बराबर n इंटू एक साथ घात n माइनस 1 कैसे में आता है, ठीक। माना ठीक f ऑफ x इक्वल कितना है जी, एक साथ घात n है, ये एक साथ घात n एक साथ क्या है, फलन है। तो मान लेते हैं माना f ऑफ x इक्वल कितना है, एक साथ घात n है। अब एक समय अल्पवृद्धि क्या कर देता हूं, h कर देता हूं, ठीक। तो अल्पवृद्धि होता है दोनों पक्षों में होता है। जैसे बता रहा हूं हम लोग किसी भी समीकरण का हल करते हैं तो जैसे 2 का गुणा करूंगा तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर लिखते हैं, या दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, मतलब जो भी करते हो क्या करते हैं, जब बराबर का चिन्ह रहता है तो दोनों पक्षों में करते हैं। तो मैं एक समय अल्पवृद्धि क्या कर रहा हूं जी, h कर रहा हूं तो करूंगा दोनों पक्षों में करूंगा, ठीक। यहां पर ले रहा हूं f ऑफ x प्लस h, मतलब एक समय अल्पवृद्धि क्या कर रहा हूं, h कर रहा हूं। इधर भी क्या हो जाएगा, एक समय अल्पवृद्धि होगा, क्योंकि अभी बताया हूं जो होता है दोनों पक्षों में आपका होता है, जोड़ोगे दोनों पक्षों में जुड़ेगा, घटाओगे दोनों पक्षों में घटेगा, ठीक। यहां पर हो जाएगा x प्लस h, उसका घात n है, हो गया घात n, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक। अब हम लोग अवकलन के बेसिक्स हम लोग जानते हैं, dy अपॉन dx इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान में होता है h। इतना होता है अवकलन के बेसिक से, ठीक। इस f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h के मान को यहां पर मैं रख देता हूं, ये हो जाएगा d अपॉन dx, ठीक। ये हो गया y, ठीक। अभी मैं देखा था y बराबर f ऑफ x लिखते हैं, ठीक है, f x बराबर y लिखते हैं। तो f ऑफ x किसके बराबर है जी, y के, तो f ऑफ x को y भी लिख सकता हूं या y को f ऑफ x भी लिख सकता हूं। मैं यहां पर f ऑफ x लिख रहा हूं, y को लिख रहा हूं f ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का मान कितना है, यही है, तो उसके लिए हम उसके मान को मैं रख रहा हूं, ठीक। तो हो जाएगा x प्लस h, इसका घात हो गया n, ठीक, माइनस f ऑफ x का मान कितना है, x का घात n, तो हो गया x का घात n बटा में h है, तो हो गया h, ठीक। इतना समझ में आया। अब f ऑफ x किसके बराबर है जी, x का घात n के, तो f ऑफ x की जगह हम उसके मान को रख देता हूं, ठीक। तो हो जाएगा d अपॉन dx, f ऑफ x का मान कितना है, x का घात n, तो हो गया x का घात n इक्वल हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखिए x प्लस h है, ठीक। इसको मैं लिख रहा हूं, देखना समझना, x तक मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक। तो x से कॉमन निकलेगा, अंदर में कितना बचेगा, क्योंकि x निकाला है कुछ नहीं, मतलब कितना बच गया 1, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस, लेकिन यहां पर तो x नहीं है तो x से कॉमन निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, ठीक। यहां से x से कॉमन बाहर निकल गया, कॉमन पद होता है बाहर निकालना, ठीक। तो x से आपका बाहर निकलेगा, तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया, x से बाहर निकल गया इस कोष्ठक से, तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया। अब यहां पर तो x नहीं है, तो जब x नहीं रहता तब उसको किस में लेते हैं जी, बटा के रूप में लेते हैं, तो हो गया h अपॉन x, ठीक। अब इस x का अंदर में गुणा करूंगा तो x से कम x हो जाएगा, और x का यहां पर गुणा होगा तो x से कटेगा तो h आ जाएगा, मतलब इतना ही आ जाएगा, ठीक। समझ में आया। x का कॉमन निकालना और उसका घात n है, तो हो गया घात n, ठीक। पूरे का घात n है, पूरे का घात n माइनस x का घात n बटा में हो गया h, ठीक। इतना समझ में आया। ये हो गया d अपॉन dx, किसका निकाल रहे हैं जी, x का घात n इक्वल, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणा है ना, दोनों किस रूप में है, गुणा के रूप में। तो जैसे हम लोग देखते हैं a इंटू बी पूरे का घात n, इसको देखो a इंटू बी पूरे का घात n, इसका मतलब क्या है, a का घात भी n है और b का घात भी क्या है जी, n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a का घात n इंटू b का घात n, ठीक। समझ में आया। उसी प्रकार ये भी गुणा के रूप में, मतलब इसका घात भी n होगा और इसका घात भी क्या होगा, n होगा, मतलब हो जाएगा x का घात n इंटू एक और पद कितना है जी, 1 प्लस h
अपान एक्स, इसका घात भी हो जाएगा n, अलग अलग कर दिया, दोनों का कर दिया अलग अलग, पूरे का घात n था, इसका घात भी n हो गया, इतना की घात भी क्या हो गया n हो गया। ठीक, इतना समझ में आया इसके अनुसार। ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर क्या है x का घात n है, तो ये हो गया x का घात n बटा में h है तो हो गया h। ठीक, इतना समझ में आया। अब हो जाएगा d अपान dx, ये हो गया x का घात n इक्वल हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया x का घात n। अब इसका देखते हैं कितना होगा। तो द्विपद प्रमेय से हम लोग जानते हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े हैं द्विपद प्रमेय। जैसे होता है आपको 1 प्लस x पूरे का घात n, तो इसका हम लोग प्रसार करेंगे, ये द्विपद प्रमेय है ना, इसका हम लोग प्रसार करेंगे। ठीक, तो कैसे होता है, पहले होता है 1 प्लस, फिर कैसे लिखता हूं n अपान 1 फैक्टोरियल इनटू होता है आपका x। इसका प्रसार करूंगा तो ऐसे ही आपका बढ़ते जाता है ना, मतलब यहाँ पर है तो उसका घात बढ़ते जाता है और जो n रहता है वो क्या होता है आपका कम होते जाता है। जैसे भी बता रहे हैं, ये 1 हो गया प्लस n अपान 1 फैक्टोरियल इनटू हो गया x प्लस यहाँ पर होगा n इनटू n माइनस 1 अपान हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक, फिर देखेंगे तो फिर हो जाएगा प्लस n, फिर हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपान में 3 फैक्टोरियल x का क्यूब, ऐसे आपको पूरा n तक बढ़ते जाएगा। ठीक, ये इसका प्रसार होता है। द्विपद प्रमेय से 1 प्लस x पूरे के घात n का प्रसार ऐसे होता है 1 प्लस n अपान 1 फैक्टोरियल इनटू x प्लस n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इनटू x का स्क्वायर, मतलब n कम होते जाता है और x का घात क्या होता है बढ़ते। देखो n कम होते जा रहा है लेकिन x का घात क्या हो रहा है आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक, और ये किसको बताता है, ये वाला चीज फैक्टोरियल को बताता है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बता रहा हूं, जैसे मैं लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है जी 3 का गुणनखंड होते, 3 का गुणनखंड होगा कम होते जाएगा, मतलब 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसे होता है। मैं लिख दूंगा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसे होता है। ठीक, मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, उससे कम होते जाएगा गुणा रूप में। 5 है तो 5 गुणित 4 कहां तक जाएगा जी 1 तक जाएगा, 0 नहीं लिखना है। 0 लिखोगे तो फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सभी मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो 1 तक ही जाएगा, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो ये भी तो इसी रूप में है, 1 है तो 1, लेकिन एक साथ देखो इसमें कितना है h प्लस x, उसका घात n है। तो देखते हैं इसका प्रसार कितना होता है। ठीक, पहले कितना होता है 1 प्लस, फिर होता है n अपान 1 फैक्टोरियल, फिर x होता है x का वर्ग, x का जगह कितना है जी h प्लस h अपान x है तो हो जाएगा h अपान x। ठीक, फिर बीच में क्या होता है आपका प्लस, फिर n कम होते जाता है n माइनस 1 अपान में होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पर फिर यहाँ पर तो उसका घात बढ़ते जाता है तो हो गया h अपान x, इसका हो जाएगा वर्ग प्लस ये ऐसे होते जाएगा। ठीक, फिर कितना है, ये तो इसका मान होगा इतना आपका, फिर है माइनस x का घात n बटा में h है तो h। ठीक, कितना हो गया, ये हो गया d अपान dx, यहां पर हो गया x का घात n इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, x का घात n, ये कुछ नहीं मतलब गुणा के रूप में, तो अंदर में इसका क्या कर देता हूं गुणा कर देता हूं। तो हो गया x का घात n के 1 के साथ गुणा होगा तो हो गया x का घात n, बीच में प्लस है तो प्लस। अब x का घात का इतना के साथ गुणा होगा, x का घात n के इतना के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा n अपान 1 फैक्टोरियल इनटू x का घात n इनटू h अपान x दिया है, फिर x का घात n कितना के साथ गुणा होगा तो इतना मिल गया है। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, अब x का घात n कितना के साथ गुणा होगा, ठीक, तो हो गया n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इनटू ये हो गया x का घात n इनटू h अपान x, इसका क्या है वर्ग है। ठीक, कितना हो गया प्लस ये डेल्टा है, फिर कितना है माइनस x का घात n बटा में कितना है h है। ठीक, कुछ कटेगा। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस के रूप में है और लास्ट वाला किस रूप में माइनस के रूप में है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ये प्लस x का घात n और ये माइनस x का घात n क्या होगा कट जाएगा। कितना बचेगा देखते हैं जी d अपान dx, ये हो गया x का घात n इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, ये हो गया, ये तो कट गया, मतलब ये वाला बचा है h अपान 1 फैक्टोरियल, मतलब h अपान 1 ही होगा, ये हो गया h अपान 1। ठीक, ये हो गया x का घात n, यहाँ पर x का घात कुछ नहीं मतलब 1, जिसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं,
तो घातांक के नियम से जैसे मैं लिख रहा हूँ एक 1 अपान a का घात m, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ घात यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस के रूप में ऊपर जाएगा, क्या होता है जी a का घात माइनस m हो जाता है। घातांक के नियम से जब प्लस से ऊपर जाता है क्या होता है माइनस हो जाता है। यहाँ पर a का घात m, यहाँ पर m प्लस में था, अब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर प्लस के रूप में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक का घात माइनस 1 इंटू h है तो हो गया h, ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, ये हो गया n माइनस 1 अपान हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया एक का घात n। अब यहाँ पर देखो h अपान x दोनों घात कितना है 2 है, मतलब दोनों घात 2 है ना, इसको लिखूंगा h का भी घात 2 बटा x का घात भी 2, ठीक, प्लस ये हो गया डेडेस ऐसे आगे बढ़ते जाएगा बटा कितना सबका h, ठीक, इतना समझ में आया। फिर हो जाएगा d अपान dx, इसका x का घात हो गया n इक्वल लिमिट h टेंड टू 0, ठीक, ये है n, आगे मेन है। देखो यहाँ पर x का घात क्या है समान है, तो जब आधार मतलब x का घात समान नहीं है ना, आधार समान है, यहाँ पर क्या है आधार समान है, x का घात तो अलग अलग है, ठीक, आधार समान है तो हम लोग जानते हैं घातांक के नियम, जैसे a का घात m गुणित b का घात m, ठीक, सॉरी a का घात m गुणित a का घात m, देखो अब आधार समान है, तो जब आधार समान हो घात आपस क्या होता है जी जुड़ जाता है, जब प्लस रहता है तो, और ये माइनस आता है क्या होता है घट जाता है, तो जैसे इसको माइनस लूंगा तो हो जाएगा a का घात m माइनस n, घातांक पढ़े हो भाई 9वीं में, ठीक, ये होता है जब आधार समान हो घात आपस में प्लस आता है जुड़ जाता है, माइनस आता है तो घट जाता है, ठीक, वैसे यहाँ पर देखेंगे तो देखो इन दोनों का आधार समान है, x है, आधार मतलब नीचे वाला, लेकिन घात क्या है माइनस में क्या हो घट जाएगा, तो x का घात n माइनस 1 और h है तो ये हो गया h, ठीक, समझ में आया, प्लस ये हो गया n माइनस 1, ठीक, यहाँ पर इसको क्या ले जाता हूँ ऊपर ले जाता हूँ, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा घातांक से प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x का घात n इंटू x का घात माइनस 2, प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 2 और ये h का स्क्वायर बटा कितना है जी 2 फैक्टोरियल, ये प्लस डेडेस, अब पूरे का बटा कितना है h है, ठीक, इतना समझ में आया। शुरू से देख लीजिए क्योंकि अब इधर जगह नहीं, इधर मिटाना पड़ेगा, ठीक, यहाँ तक आए हैं, इधर मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो जो h है वो पूरे के बटा ग्रुप में, इसके बटा ग्रुप में भी h है, इसके बटा ग्रुप में इधर और पद आएगा उसके बटा ग्रुप में h है, तो h को मैं क्या कर देता हूँ अलग अलग, क्योंकि सभी बटा ग्रुप में है तो अलग अलग कर देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, इक्वल हो जाएगा, इक्वल में लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर है n इनटू x का घात n माइनस 1 इनटू h, इसके बटा हो जाएगा h, ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर है n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल, फिर देखो यहाँ पर आधार समान है, घात क्या होगा माइनस चिन्ह में तो घट जाएगा, मतलब हो जाएगा x का घात n माइनस 2 इंटू h का स्क्वायर, इसके बटा में क्या होगा h होगा, प्लस ये डेडेस होते जाएगा, ठीक, मतलब जो h है सभी बटा में उसको मैं अलग अलग कर, इसके बटा में भी और इसके बटा में भी h हो गया, ये h और h क्या होगा जी काट जाएगा, यहाँ पर h और इसमें का एक घात कटेगा स्क्वायर है लेकिन एक घात क्या होगा बचेगा, ठीक, ये बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना बचेगा n इंटू x का घात n माइनस 1 प्लस यहाँ पर बचा n, फिर कोष्टक में है n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू x का घात n माइनस 2, यहाँ पर एक h कटा तो h स्क्वायर है मतलब 2 h है तो एक h कटेगा तो एक h क्या होगा बचेगा प्लस डेडेस, इतना हो गया, ठीक। अब जैसे मैं लिमिट को हटाऊंगा, जैसे मैं लिमिट को हटाऊंगा तो h की जगह क्या रखूंगा जी 0, लिमिट को हटाते हैं मतलब जहां जहां h रहता है उसके जगह हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो लिमिट को हटाऊंगा तो जहां जहां h रहता है उसके जगह हम क्या रखूंगा मैं 0 रखूंगा, तो क्या n इनटू x का घात n माइनस 1 प्लस यहां पर तो h नहीं है तो नहीं है, ये हो गया n माइनस 2 इनटू x का घात n माइनस 2, अब यहां पर h है तो लिमिट को हटाऊंगा क्या बोलूंगा h की जगह हम क्या रखूंगा जी 0, तो हो गया 0, कुछ नहीं मतलब गुणा के रूप में गुणा, और यहां पर है बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक, ये हो गया n x का घात n माइनस 1, ठीक, और 0 कितना के साथ गुणा होगा मतलब 0 हो जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा जी n इनटू x का घात n माइनस 1, ये किसका मान है जी, ठीक, d अपान dx x का घात n
ठीक, इतना का ये क्या है मान है। मतलब x घात n का x सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो उसका अवकल गुणांक कितना होता है, देख लीजिए n × x घात n माइनस 1। ठीक, यही x घात n का अवकल गुणांक का उत्पत्ति है ना, कि कैसे में x घात n का अवकल गुणांक n × x घात n माइनस 1 होता है। ठीक, समझ में आया पूरा वीडियो। ठीक, धन्यवाद।